कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 7 का चैप्टर 9 हिस्ट्री का आज उसका लास्ट वीडियो आज हम लोग बनाएंगे। पीर और मंदिर, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर के बारे में लास्ट तक। आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। पीर और मंदिर। पीर और मंदिर क्या थी? पीर उस समय के, देखिए इधर साइड में आपका दिया हुआ है। पीर फारसी भाषा का शब्द था। जो पीर है ये फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। मतलब आध्यात्म की ओर आपको मार्गदर्शन करने वाले को पीर कहा जाता था। ठीक है। और मंदिर तो आप जानते हैं जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, आइए हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ा का स्टार्ट करते हैं। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, जो 16वीं शताब्दी थी, इस समय वहाँ के जो लोग थे आपके पश्चिम बंगाल के, ये लोग पश्चिम बंगाल के एरिया को छोड़ के दक्षिण और पूर्वी बंगाल में रहने जाने लगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो ज़मीन थी, ये उपजाऊ क्षेत्र जो था ये कम उपजाऊ हो गया था। ठीक है, यहाँ फसल बहुत कम होने लगी थी। ठीक है, यहाँ का फसल होना कम हो गया था, इसलिए यहाँ से लोग छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगल और दलदली जो ज़मीन थी, इलाका था, वहाँ जाके बसने लगे लोग, वहाँ रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है, ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। अब देखिए, जो जो ये लोग पूर्व दिशा की तरफ बढ़ने लगे, दक्षिण से पूर्व की ओर, वैसे ही ये लोग जंगल काटने लगे। वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी तो जंगल काटने लगे। जंगल काट के वहाँ जो ज़मीन थी वहाँ पे खेती करना इन लोग धान के शुरू कर दिए थे। तो अब क्या था कि वहाँ पे जंगल की कमी होने लगी। सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। अब देखिए, जो वहाँ सने समय था, तो वहाँ जो स्थानीय लोग थे, मछुआरे थे, ये लोग अपना जगह बदलने लगे। तो बदल के जो खेती करने लगे थे आके लोग पश्चिम बंगाल से, ये लोग और वहाँ के जो जनजातीय लोग थे, ये लोग एक वहाँ पे मिल गए, एक जैसे हो गए। ठीक है, और नए किसानों ने एक नए समुदाय, जो किसान थे वो एक नए समुदाय बन गए, मिल के बने। ठीक है, मतलब जो किसान थे नए समुदायों में भी मिल गए थे। जो स्थानांतरणीय वहाँ के थे जनजातीय लोग, जो बाहर से लोग आए थे, उनमें मिलके नए समुदाय बन गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के क्षेत्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अब देखिए, यही समय था जब बंगाल पर मुसलमानों का नियंत्रण हो गया था। ठीक है, क्योंकि लोग जब छोड़ दिए थे वहाँ, तो कोई देख रेख करने वाला नहीं, तो वहाँ पे बंगाल पे उस समय मुगलों का शासन भी हो गया था। तो जिन्होंने जो पूर्वी डेल्टा थी उस प्रदेश पे अपना केंद्रीय भाग स्थापित किया, और जो ढाका थी, ढाका है ना, ढाका नगर था, शहर जो था ढाका, उसको अपनी राजधानी इन लोगों ने बना ली। समझे, मुगलों ने। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बनवा लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक स्थानांतरण केंद्रों के रूप में काम आते। अधिकारी और कर्मचारी जो लोग होते थे, तो जो इन भूमि इनको खाली मिलती थी, जो या इन्हें मिली हुई होती थी, उस भूमि पे ये लोग, पता है क्या है, मतलब भूमि मतलब ज़मीन पे ये लोग उस पे मस्जिद बनवा देते थे। इसीलिए ना आप हर जगह आपको मस्जिद देखने को मिलती है, और ज़्यादातर ये लोग मंदिर के बगल में ही मस्जिद बना दिया करते थे। तो ये जो ज़मीनें होती थी, ये जो इलाका होता था, ये धार्मिक रूपांतरित केंद्र के रूप में बदल जाता था। ठीक
ठीक है, फिर ये धार्मिक रूप में काम आने लगता था। प्रारंभ में बाहर से आकर बसने वाले लोग इन स्थित परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। अब देखिए, जो प्रारंभिक स्टार्टिंग में जो लोग आ रहे थे बाहर से रहने, यहाँ बसने, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे बसने, तब जब वो वहाँ रहते तो उनको कुछ स्थिरता चाहिए थी, ठीक है, खुश ठहराव परिस्थिति ऐसी चाहिए थी जिसमें वो लोग आराम से ढल जाएं। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। अब देखिए, जो ये सुख सुविधा होती है या आश्वासन होता है, ये सब उस समय के जो समुदाय के जो नेता लोग होते थे, जैसे गांव के मुखिया होते हैं तो समुदाय के नेता होते हैं, तो वही नेता लोग जो होते थे वे देते थे इनको सांत्वना, व्यवस्था, सांत्वना। समुदाय के नेता लोग, ये जो नेता होते थे ये शिक्षक भी हो सकते थे, निर्णायक की भूमिका भी अदा करते थे, यानी कोई भी निर्णय लेना हो आप नहीं ले सकते हैं, असमर्थ हो तो आप अपने नेता के पास जाके वहाँ से उनसे सुझाव ले सकते थे। वो पढ़ाते भी थे, ठीक है। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। अब देखिए, कभी कभी उनके फैसलों से लोग इतने अचंभित हो जाते थे कि उनको लगता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्ति तो नहीं है, हाँ, तो इसीलिए इनके काम की वजह से और ये इन शक्तियों के लिए इनके स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर भी कहा करते थे, कि लोगों की पीड़ा हरने वाला पीर। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। अब देखिए, पीर जो थे इनमें कौन कौन लोग होते थे? संत, सूफी संत लोग होते थे, या जो अन्य धार्मिक महान व्यक्ति होते थे वो लोग होते थे, या साहसी उपनिवेशक होते थे जो साहस से कार्य करते थे, या वो सूरवीर योद्धा जिनको देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त थे, या हिंदू या बौद्ध के देवी देवता, ठीक है, ऐसे लोग, या यहाँ तक कि जो जीव आत्माएं होती थीं, जीव आत्माएं यानी होती हैं जीव की, यह माना जाना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तु और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा होती है, यानी कि कोई भी चीज़ में जीवात्मा हो सकती है। जीव में, किसी भी जीव में आत्मा होना उस जीवात्माएं कहते हैं। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। अब देखिए, जो पीर लोग होते थे इनकी पूजा पाठ का पद्धति जो थी वो जो देवी देवता के लोकप्रिय थे, ठीक है, लोकप्रिय मतलब फेवरेट आप कह सकते हैं, और या मज़ारें जो जहाँ जाना आपको बहुत पसंद हो देवी देवताओं को, और मज़ार उनकी बंगाल में सब तरफ पाई जाती थी, ठीक है, इन पीर जो थे उन लोगों की। पीरों में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। अब देखिए, जो पीर लोग थे उन लोग का 15वीं शताब्दी जो थी उस समय इन लोग का मंदिर बनवाने का जो दौर था पीर लोगों का, ये बहुत ज़ोर शोर पे इस काम को अंजाम दिया जा रहा था, ठीक है, पर 19वीं शताब्दी समाप्त होते होते ये मंदिर वाला जो कार्यक्रम था, दौर था, ये ख़त्म हो गया। अब मंदिर नहीं इन लोग का बनाया जाता था। पीरों को भगवान की तरह समझा जाने लगा था 15वीं शताब्दी में। हमने देखा है अध्याय 2 और 5 की मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते रहते थे।
करना चाहते थे। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, हम लोगों ने जो लेसन 2 और 5 में बताया गया है, हमने देखा कि मंदिर में और जो अन्य जगह धार्मिक जगह है, अब जो शक्तिशाली समूह या व्यक्ति होते थे वो लोग धार्मिक भवन या अन्य मंदिर बनवाते थे, ठीक है, ये बनवाए जाते थे बार बार। तो ये लोग जो थे ये लोग शक्तिशाली बनते जा रहे थे। वे इसके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। अब जो लोग अमीर लोग होते थे या समूह था जो धार्मिक, तो वो ये सब बना के अपनी शक्ति का और भक्ति भाव का प्रदर्शन करता रहता था कि भाई हम बहुत भक्ति करने वाले हैं, हम भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं। उसका प्रदर्शन वो मंदिर और बड़े बड़े भवन बनवा के, धार्मिक भवन बनवा के करता रहता था। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गोर से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समर्थन से बने थे। अब देखिए जो सामाजिक समूहों और कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। अब देखिए जो बंगाल था वहाँ पे साधारण ईंटे से और मिट्टी गारे से भी मंदिर बने हुए हैं बहुत सारे, और वो मंदिर बनवाए हैं। देखिए सामाजिक समूह के लोग जैसे कि कालू, कसारी, ये जो लोग थे ये लोग बनवाए थे मंदिर और इसका साथ दिए थे, समर्थन किए थे। कारू जो थे वो लोग तेली होते थे, और घंटा धातु से बनाने वाले जो कारीगर होते थे उनको कसारी बोला जाता था। यूरोप की व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। अब यूरोप में जो था, जो व्यापारी कंपनियां आने लगी थी, इससे व्यापार में आर्थिक अवसर जो थे आके पैदा होने लगे थे, बढ़ने लगे थे। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इस अवसर का लाभ उठाया। अब देखिए जो सामाजिक समूह थे, ये लोग जो अनेक परिवार थे इससे संबंधित, ये समूहों से संबंधित जो अनेक और परिवार थे, उन लोगों ने भी इस सामाजिक जो आर्थिक लाभ हो रहा था उसका फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग ही बढ़ावा दिए थे इसे। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधर गई, उन लोगों ने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। अब जैसे जैसे देखिए लोगों का सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर सुधरने लगा था, ठीक है, स्थिति अच्छी होने लगी थी समाज की वहाँ और आर्थिक दौर पे भी, तो जो यहाँ की प्रतिष्ठिति और प्रतिष्ठा थी वो सब यहाँ के जो लोग जो इसका निर्माण करा रहे थे स्मारकों का, तो स्मारक के बहाने वो लोग अपनी स्मृति छोड़ रहे थे, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे। तो उसी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए स्मारक चिन्ह बनाए जा रहे थे और अपनी प्रतिष्ठा बनाने की इन लोगों ने घोषणा कर दी थी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव से छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई थी, तो इनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। अब देखिए जो वहाँ के स्थानीय देवी देवता थे, पहले वो उनका मंदिर छान और छप्पर वाली झोपड़ी में बने थे, बाद में जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने इनको मान्यता प्रदान कर दी, ये जो देवी देवता झोपड़ी में डाले थे उनको, तो बाद में उनकी मूर्ति, मंदिर में मूर्ति लगाई गई और बड़ा सा मंदिर स्थापित किया गया उनके लिए। ये देखिए आप जो चित्र देख रहे हैं ये झोपड़ी है, क्या है, 1-2 चाला छप्परदार झोपड़ी, 1-2 चाला छप्परदार जो है, ये छप्पर देखिए लगा है ना सब जगह, छप्परदार झोपड़ी है ये गौशाला में। और ये आप दूसरा चित्र देख रहे हैं, एक चौचाला मंदिर, ये चौचाला मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर का चित्र है।
ये देखिए जो आप ये चित्र देख रहे हैं, गोपियों के साथ कृष्ण जी जो हैं, ये देखिए बीच में सेंटर में ये कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और ये गोपी लोग नृत्य कर रही हैं, बांसुरी के धुन में मदमुक्त हुई हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर। विष्णुपुर में ये मंदिर है, पक्की ईंट की पटिया पे कारीगरी की गई है। देखिए कितनी मनमोहक कारीगरी है, कितना सुंदर दृश्य दिखाया गया है इसमें। सोचिए कितना काम उस समय का डेवलप था, जितना कि आज नहीं है। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। अब देखिए जो मंदिर होते थे आपके उस समय के, इन लोग की शक्ल कैसी होती थी, आकृति जो थी इनकी, वो बंगाल की जो छप्परदार झोपड़ी थी उस तरह की देखने में लगती थी बाहर से। ठीक है, और इसमें 2 छत होते थे जिन्हें दो चाला कहा जाता था, या 4 छत होते थे जिन्हें चौचाला कहा जाता था। ठीक है, ये हम लोग ने लेसन आपको इसको देखना है तो अध्याय 5 के बंगाली गुंबद को याद करके आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा समय मंदिर रहा होगा। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए जो मंदिर में निर्माण हो रहा था, इसके कारण जो समय की स्थापत्य कला थी उसमें जो बंगाली भाषा के बारे में लिखा हुआ था, शैली के बारे में, उसका बहुत उपयोग प्रादुर्भाव हो रहा था। उपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थीं, जो ऊपर से तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। यानी देखिए ये उस समय का बता रहा है स्ट्रक्चर कि कैसा बनता था, त्रिकोण टाइप का 4 छत वाला ना, जो 4 त्रिकोणीय छतें होती थी। ठीक है, और उसके आसपास भी 4 दीवारें होती थी जो तिर्यक रेखा में मिलती थी एक बिंदु पे जाके, जिसमें कि उस समय का मंदिर ऐसा झोपड़ी नुमा बनाया जाता था। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चौतरे पर बनाए जाते थे। अब मंदिर जो था एक चौतरे, ऊंचे से चौकोर चौतरे पे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे ये चौतरा है, इसी पे ऐसे करके मंदिर 4 दीवार ऐसे है, ये ऐसे या ऐसे मंदिर बन जाता था। ठीक है, उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। जो देखिए सजावट जो थी वो बाहरी एरिया में होती थी, अंदर से एकदम प्लेन होता था, कोई सजावट अंदर नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइल्सों और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। अब देखिए अंदर से बिल्कुल सजावट नहीं होती थी, बहुत से मंदिरों में बाहर भी सजावट नहीं होती थी, पर जो मंदिर बाहर जो कुछ मंदिर ऐसे थे, कुछ क्या बहुत सारे मंदिर ऐसे भी थे उसमें जिनमें बाहर से सजावट होती थी, चित्रकारी बनाई जाती थी, सजावटी टाइल्स लगाई जाती थी, मिट्टी की पट्टी से सजावट बनाई जाती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थीं। अब जो देखिए जो कुछ मंदिर थे वहाँ के विशेष जो थे, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल के जो बांकुड़ा ज़िले में विष्णु जी का मंदिर था, उसकी जैसी सजावट, सुंदर सजावट, उत्कृष्ट कोटि तक पहुंची हुई ऐसी सजावट का मंदिर बना हुआ है। ये आपका पश्चिम बंगाल का मंदिर, उसका मछली भोजन के रूप में। अब देखिए जो मछली है ये लोग आमतौर पे भोजन के रूप में से खाया करते थे। अब हम लोग ये जानेंगे कि मछली भोजन के रूप में लोग खाते थे कि नहीं खाते थे और कैसे खाते थे, तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये लोग भोजन के रूप में और क्या क्या चीज़
खाते थे और भोजन में इन लोगों को क्या पसंद था, क्या चीज़ खाने की आदत थी, ये सब के बारे में हम लोग इस पैराग्राफ के अंदर जानेंगे, इस हेडिंग के अंदर। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। अब देखिए, जो वहाँ के परंपरागत भोजन होते हैं, वहाँ का क्या, कहीं का भी, तो वहाँ पे जो किस पे निर्भर करता है, वहाँ के खाद्य पदार्थों पे निर्भर करता है कि जो चीज़ ज़्यादा जहाँ पैदा होगी वो वहाँ चीज़ उसको परंपरा के रूप में खाएंगे लोग, लोगों को पसंद होगा खाना, आदत बनाएंगे उसको खाने की, तो इसीलिए वो उस पर निर्भर करता है। बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। अब देखिए, जो बंगाल है यहाँ पे नदी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ मछली खाई जाती है, और धान होता है तो इसलिए मछली और धान यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा खाया जाता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों के भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। अब यानी जो ये जो दोनों चीज़ है, मछली और धान, ये गरीब हो या अमीर हो, कोई भी बंगाली के भोजन के सूची में ये आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वहाँ की परंपरागत भोजन है और ये वहाँ आसानी से मिल जाता है ना, इसकी उपज वहाँ ज़्यादा है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। अब देखिए, ये जो मछली, वहाँ नदी है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या काम होता होगा वहाँ पे, मछली पकड़ने का धंधा सबसे प्रमुख होगा और जो अच्छे से चलता भी होगा वहाँ, ठीक है। और मछली के बारे में आपको बंगाली साहित्य में जगह जगह पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, उसका हर जगह उल्लेख है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। अब देखिए, जो कि मछलियों का इतना इम्पोर्टेंस है वहाँ कि जो वहाँ उस समय बहुत ज़्यादा, देखिए कैसे पता चला, क्योंकि मंदिर, बौद्ध विहार, इन सब की जो दीवार पे जो पट्टी बनती थी चौड़ी सी, उस पे भी चित्र बना हुआ था, किसका, एकदम साफ मछलियों का, कि टोकरी पे मछली वो भर रहा है कोई और उसको लेके जा रहा है बाजार बेचने कोई, ये सब चित्र उसमें साफ बना हुआ है, उसमें एकदम आपको देखने से पता चल जाएगा कि वो मछली है। तो देखिए, ये चित्र दिखा रहा है, देखिए आपके बुक में दिया ना, मछली पकड़े हुए एक औरत है। घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालाक्षी मंदिर से पकड़ी मिट्टी का एक पलक आरामबाग, देखिए विशालाक्षी मंदिर का है ये दृश्य, ठीक है, पक्की मिट्टी की झलक आप देख रहे हैं, ये विशालाक्षी मंदिर में है। घर में मछली बनाने के लिए ये औरत मछली को काटने जा रही है। ब्राह्मणों को सामिक्ष भोजन की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञ ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी थी। अब देखिए, इससे ये क्या है, ब्राह्मण जो सामिक्ष भोजन होता है, सादा भोजन होता है, उसमें मछली का कोई स्थान नहीं है, ठीक है, और मछली को उसमें उनके भोजन में मिलाने की कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन जब बिहार का, जो मतलब बंगाल का आपका जो स्थानीय आहार मछली थी और वहाँ उसकी लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के जो विशेषज्ञ लोग थे, वो लोग बंगाल के जो ब्राह्मण थे उनको मछली खाने की अनुमति दे दिए थे, उसमें ढील कर दी गई थी, पर ऐसे मछली नहीं खाया जाता। जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो लोग मछली नहीं खाते हैं। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। अब देखिए, जो बृहद पुराण है इसमें बता रहा है
कि जो बंगाल में 13वीं शताब्दी में संस्कृत ग्रंथ की रचना हुई थी उसमें दिया है कि वहाँ के जो स्थानीय ब्राह्मण थे, बंगाल के जो स्थानीय ब्राह्मण थे, उन लोगों को कुछ खास तरह की ही मछली खाने की अनुमति थी, बाकी मछली खाने की अनुमति नहीं थी। कुछ खास किस्म की जो मछलियाँ होती थी वही खाने की परमिशन उनको थी। यूरोप में अब हम लोग पढ़ेंगे अब यूरोप के बारे में। अब हम लोग अन्यंत पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे चैप्टर के लास्ट में होता है। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय। आज यूरोप के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे राष्ट्र और राज्य का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। 18वीं शताब्दी में जो यूरोप है के 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। अब देखिए जो यूरोप के लोग थे, या तो वो लोग अपने आप को एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा मानते थे जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी की प्रजा है, या किसी बड़े चर्च का हिस्सा मानते थे, सदस्य मानते थे। जो पुराने रूढ़िवादी चर्च होते थे उनके सदस्य मानते थे अपने आप को यूरोप के लोग। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे थे जो भाषा जैसे फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। अब देखिए ये लोग पहले तो अपने आप को एक साम्राज्य का हिस्सा माने, या तो कोई रूढ़िवादी चर्च का हिस्सा मान लिए। अब यहाँ 18वीं शताब्दी के लास्ट का जो समय चल रहा है, इस समय ये लोग अपने आप को एक ऐसे समुदाय का हिस्सा मानने लगे जिन लोग को थोड़ी अलग भाषा आती थी। उन लोग को जर्मन और फ्रेंच भाषा आती थी, तो उस मेंबर के सदस्य अपने आप को ये लोग मानने लगे, समुदाय के सदस्य। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन की राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया। अब देखिए जो 19वीं सेंचुरी थी आपकी 19वीं शताब्दी, यहाँ रोमानिया में जो थी तो रोमानिया में जो यहाँ स्कूलों में किताब पढ़ाई जाती थी, ये जो आपकी ग्रीक भाषा में थी वो रोमानिया भाषा में लिखाई जाने लगी। ठीक है, ग्रीक भाषा हटा के रोमानियन भाषा में वहाँ लिखी जाने लगी। कहाँ पे? रोमानिया में। ठीक है, अब हंगरी में जो थी वहाँ लैटिन भाषा का उपयोग होता था वहाँ की स्कूल की किताबों में, पर बाद में ये इसको हटा के हंगेरियन भाषा जो थी इसको राज्य भाषा बना लिया गया और इसको अपना लिया गया राज्य भाषा के रूप में। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। अब देखिए यहाँ के लोग जो थे ये लोग ये प्रक्रिया दे रहे थे, ठीक है, और इन लोग को ये मतलब ये बोध कराया जा रहा था, ये समझाया जा रहा था बार बार कि ये लोग प्रत्येक भाषा जानते हैं और एक समुदाय के नहीं हैं, अलग अलग राष्ट्र के हैं ये लोग। ठीक है, ये बार बार इन लोग को सिखाया जा रहा था, समझाया जा रहा था। 19वीं शताब्दी के अंत तक अंतिम दशकों में इटली और जर्मन के एकीकरण के लिए हुए आंदोलन ने इस भावना को और अधिक प्रबल बल दिया। अब देखिए ये जो 19वीं शताब्दी के लास्ट पीरियड जब चल रहा था 19th सेंचुरी का, उस समय इटली और जर्मनी जब एक हो रहा था, इसके लिए आंदोलन एक करने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, तो ये जो भावनाएं और जो मतलब प्रक्रिया थी जो बोध कराया जा रहा था लोगों को, ये उस भावना को और जोर दे रहा था, बल दे रहा था
कि नहीं ये बात सही है। ठीक है, ऐसा यूरोप में हो रहा था बार बार। यही हमारा 9th चैप्टर अब ख़त्म हो रहा है। होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।